जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको कोई लाभ चाहिए, कोई बेनिफिट चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? 8 दिसंबर 1951 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जिसमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद के समक्ष 8 दिसंबर 1951 में प्रस्तुत किया। तो ये आप तारीख याद रखेंगे। उसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर योजना पर आधारित थी। हैरोड डोमर जो मॉडल था उस पर आधारित थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था यहाँ पे कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र इसका लक्ष्य था जिसके अंतर्गत बांध भी आ गए हैं और सिंचाई के महत्वपूर्ण बिंदु भी आ गए हैं। ठीक है, इस अब आपसे पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से बांध बने थे। तो आपको दो बांध इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले एक आपको भांकड़ा नागल बांध, ठीक है, भांकड़ा नागल बांध याद रखना है और उसके बाद आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो दो बांध आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए बात करेंगे हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। मतलब इसके तहत जो उद्योग के क्षेत्र थे उन पर ज़्यादा बल दिया गया था। इसी के तहत जो स्टील प्लांट हैं, भारत में स्टील प्लांट हैं, वो कई सारे स्टील प्लांट लगवाए गए थे। और इसमें देखिए यहाँ पे ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से स्टील प्लांट जोड़े गए थे, मतलब कौन कौन से स्टील प्लांट लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट अपना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया था। और ये इसे बनाने का श्रेय रूस को जाता है, मतलब रूस की सहायता से इसे बनाया गया था। सन 1959 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा आपके सामने है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था और इसे ब्रिटेन की सहायता से 1962 में इसे शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ना वो उड़ीसा में स्थित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसी के अंतर्गत इसे बनाया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी की सहायता से। इसकी शुरुआत 1959 में करी गई थी। ठीक है, एक आपको याद रखना है बोकारो स्टील प्लांट। जो बोकारो स्टील प्लांट है उसको शुरुआत कब की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट देखिए, जो अपना बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में स्थित है और ये जो है ना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस किस को अलग करता है, किसके द्वारा अलग होता है? देखिए जो अपना छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, इन दोनों को आपस में अलग करता है। अब 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए अगर 8 डिग्री चैनल की, कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है ना वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। उसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है,
पाक जल संधि जिसे कहा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है इसको। उसके बाद आपको अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट जो है ना उसको अलग करता है। ठीक है, भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इसको और इंडोनेशिया को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है हड़प नीति, या फिर इसे विलय नीति कहा जाता था, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये वर्ड आप लोग याद रखेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी। देखिए अगर हम बात करें हड़प नीति की, तो हड़प नीति जो है ना इसकी शुरुआत किसने की थी। इसकी शुरुआत यहाँ पे जो है ना अपनाने वाला कौन था, यहाँ पे जो अपना लॉर्ड डलहौजी है, ये एक वाइसराय था भारत में, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसने इसको शुरुआत किया था। अब इसके तहत क्या किया जाता था, इसके तहत ये किया जाता था कि कोई अगर राजा है, उसका अगर पुत्र संतान नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो जितना भी शासक का ज़मीन वगैरह होती थी उसको उसका राज्य उससे छीन लिया जाता था। तो इस हड़प नीति के तहत ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जो लॉर्ड मिंटो है, इसके तहत आपको लॉर्ड मिंटो का मार्ले मिंटो सुधार याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 में हुआ था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग लगाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है, जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है, उसको किसने चालू किया था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले मिंटो सुधार एक बार पढ़ लीजिए, 1909 का ये अधिनियम था, जिसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसे लाया गया 1909 में। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, चुनावी प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति अधिकार भी प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये मार्ले मिंटो सुधार है, इसको आप लोग याद रखेंगे, 1909 का ये अधिनियम था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, सबसे पहले अगर हम उनकी चर्चा करें तो आउटपुट डिवाइस होती हैं जैसे कि कंप्यूटर में कोई आउटपुट बाहर निकालें तो उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, और इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसका प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कोई चीज़ आउटपुट के रूप में बाहर निकालने के लिए किया जाता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे क्या होता है, मॉनिटर को जब हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसकी जो स्क्रीन पर हमें बाहर जो चित्र प्रदर्शित होते हैं वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डेट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, कोई भी प्रिंटर होता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी PDF या फोटो वगैरह होता है उसको एक हार्ड कॉपी में अपने हाथों में ले सकते हैं। ठीक है, प्लॉटर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो अपना बार कोड रीडर है ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है, आपने देखा होगा इस तरीके का बार कोड रहता है, यहाँ पे आप जब बैंक वगैरह में गए होगे तो इस तरीके का बार कोड रहता है और यहाँ पे कुछ नंबर लगे रहते हैं, और जब आप लोग वहाँ पे बैंक में उस जो पासबुक वगैरह होती है आपकी, उसको जब आप लोग नोट करवाते हैं वहाँ पे, तो इस बारकोड को रीड करती है ये बारकोड मशीन, और बारकोड रीडर इसी तरीके का होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट लेता है आपसे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए वर्ष 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो 2025 तक निलंबित कर दिए गए हैं, और कौन से खिलाड़ी हैं, शिवपाल सिंह। ठीक है, शिवपाल सिंह को डोपिंग के लिए, डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है जैसे खेल के दौरान कोई जो है ना दवा लेकर के खेलना। ठीक है, उसको कहते हैं डोपिंग। अब देखिए इसके लिए एक अपने भारत में एक वो है जिसे कहते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, NADA।
NADA, नाडा है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री, 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, तो ये जो वन पाए जाते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में, उन वनों को कहा जाता है टैगा वन। ठीक है, टैगा वन उन वनों को कहा जाता है। अब ये टुंड्रा वन क्या होते हैं, तो जो टुंड्रा वन होते हैं, टुंड्रा वन की बात की जाए तो ये 70 से ऊपर डिग्री के आप लोग मान सकते हैं, 70 डिग्री से जो अपना 90 डिग्री तक है, यानी कि जो अपना पोल है, ध्रुव है, वहाँ तक जो वन पाए जाते हैं उन्हें टुंड्रा वन कहा जाता है। और ये अति शीत वन होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, तो उन्हें टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा वन कहा जाता है। 50 से 70 डिग्री के बीच में होते हैं अपने कौन से वन, टैगा वन। ठीक है, अब ये लानोस आपको दिख रहा है, लानोस और वेल्ड, लानोस और वेल्ड कहाँ पे होते हैं। देखिए जो लानोस हैं, लानोस घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो वेल्ड्स घास के मैदान हैं, वेल्ड्स घास के मैदान हैं वो आपकी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर, साउथ यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, याद कर लीजिए, इनको आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कहाँ के संविधान से ली गई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से। USA के संविधान से जो अपनी प्रस्तावना है इसको लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कनाडा, ब्रिटेन और USSR यानी कि जो सोवियत संघ है वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम सब जो अपनी प्रस्तावना है उसकी बात की जाए सबसे पहले, तो क्योंकि जो प्रस्तावना है इसको पेश कब किया गया था, तो इसको जो है ना संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ही अपनी जो प्रस्तावना थी संविधान की उसमें ही थी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रस्तावना की बात। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब संविधान में विदेश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं कनाडा से कि कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, कनाडा से एक तो संघीय व्यवस्था ली गई है। संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट सूची को भी कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का जो पद है वो भी कनाडा के संविधान से। और GST जो है ना वो भी आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। GST के लिए 101वां संविधान संशोधन, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार को लिया गया है। मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग संख्या 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। और जो अपना सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन है जो, वो भी आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, उसे भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 360 में है, इसको भी आपका कहाँ से लिया गया है, इसको भी आपका अमेरिका से लिया गया है। और जो प्रस्तावना है हमारी उसे भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसे भी आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। अब देखिए जो आयरलैंड है उसने नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है, हमारे भारत ने तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन अगर आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड ने कहाँ के संविधान से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। ठीक है, उसके बाद जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकाल की व्यवस्था ली है। आपातकाल की व्यवस्था यानी कि जो अपना राष्ट्रपति शासन है और अपना जो राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और जो अपना राष्ट्रीय आपातकाल होता है,
यानी कि अनुच्छेद नंबर 352 और अनुच्छेद नंबर 356, इन दोनों को हमने कहाँ से लिया गया है? तो इन दोनों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणराज्य, समानता और स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। जो नागरिकता है वो अपने भारत में किस तरीके की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। और संसद की सर्वोच्चता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल और सामुदायिक उत्तरदायित्व और जो प्रधानमंत्री है, इसको भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है, उसको आप लोगों को याद रखना है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है रूस, यानी कि इसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और इनकी चर्चा किसमें है? तो इनकी चर्चा जो आर्टिकल नंबर 51A है, अनुच्छेद 51A है, इसमें इनकी चर्चा है। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उसको भी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी आपका रूस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान की बात की जाए तो जापान से क्या क्या लिया गया है? कानून की निर्धारित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र राज्य संबंध संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद नंबर 108 में की गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा है, उसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था सैम मोनिक्सा, ठीक है, जो कि अपने फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे, सैम मोनिक्सा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? देखिए, जो अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत अपनी जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द थे, एक तो समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। दूसरा शब्द था आपका पंथ निरपेक्ष, कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा आपके सामने जो शब्द था वो था एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता। तो ये शब्द जो है ना वो कहाँ से लिए गए हैं? मतलब जो है ना 42वां संविधान संशोधन के तहत अपनी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, और एकमात्र बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में हुआ था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, क्योंकि बाकी सब यहाँ से ऑप्शन में ही नहीं है कि यहाँ पे अगर समाजवाद आ जाता तो समाजवाद लगा देते। ऑप्शन सभी आपके आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पंथ निरपेक्ष एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेज़बानी अपना भारत ही करने वाला है, और ये अपने समथिंग नवंबर के टाइम पर होंगे, ठीक है। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो देखिए भारतीय हैं अपने, उनको हथियारों से वंचित रखने के लिए एक एक्ट लाया गया था, 1878 का एक्ट। और ये एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड जो लिटन था, इसके द्वारा ये एक्ट लाया गया था। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? अगर बात करें महानदी जो द्रोणी है, महानदी बेसिन है, इसका विस्तार किस में नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में नहीं है। क्योंकि अपना देखिए, अगर आप जब भारत का मैप देखेंगे, इस तरीके से कुछ भारत का मैप है, मैंने रफली बना दिया है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि अपना यहाँ पे क्या है, अपना ये अपना महाराष्ट्र है, इधर की साइड गोवा है, और ये अपना कर्नाटक है, और नीचे अपना यहाँ पे आता है केरल, ठीक है।
जबकि जो महानदी है इधर की साइड उड़ीसा में, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, इधर ही झारखंड हो गया अपना, तो वहाँ पर बहती है। तो 3 राज्य तो इधर के हो गए, तो यहाँ से कैसे चली जाएगी महानदी? तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, कर्नाटक राज्य में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था, तो INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत सौंपा गया था। यहाँ पे जो INS होगा इसका मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप इसका मतलब होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? अगर हम बात करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेल की, तो 2020 में स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी? स्वर्ण पदक केवल 1 जीता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मेडल कितने जीते थे, टोटल मेडल जीते थे 7। ठीक है, इसमें से एक तो आपका स्वर्ण पदक हो गया यानी कि गोल्ड मेडल हो गया, 2 आपके सिल्वर मेडल हो गए, 2 आपके सिल्वर मेडल हो गए, और आपके जो 4 बचे हैं वो आपके ब्रॉन्ज मेडल हो गए। अब आपका काम ये है कि सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि गोल्ड मेडल वाला जो है ना वो तो सभी को याद है कि अपना किसे मिला है, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में मिला है। लेकिन आपको सिल्वर मेडल वाले और ब्रॉन्ज मेडल वाले याद रख के जाने हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल शुभारंभ अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसको किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो हर स्टार्टअप पहल है, हर स्टार्ट जो पहल है इसका शुभारंभ अपने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित आपसे कुछ अनुच्छेद हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है आपका राष्ट्रपति से संबंधित, इसके पद की चर्चा किस में है? तो इसका जो पद है उसमें इसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 52 में इसके पद की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 53 आता है इसमें इसके किसकी चर्चा है? तो आर्टिकल नंबर 53 में चर्चा की गई है कि जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष होगा, मतलब एक जो कार्यकारी प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद इसका जो निर्वाचन है इसके शपथ का प्रावधान है, तो अनुच्छेद नंबर 60 में इसका शपथ का प्रावधान है। और इस पर जो महाभियोग प्रक्रिया है, मतलब इसे पद से उसे हटाया जाता है जिसे महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 61 में है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 72 आपको याद रखना है, जो कि आपके पास जो राष्ट्रपति है उसको क्षमा दान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। इसमें आपकी जो फांसी की सज़ा है उसको भी माफ़ कर सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 123, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जो है ना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 356 है जिसमें राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित, इनको तो आपको रटना ही रटना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? देखिए अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, इन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? रुस्तम फिल्म के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लिंगराज मंदिर के बारे में। तो लिंगराज मंदिर है जो भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे जो उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पे कौन सा मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो कलिंग शैली में ये बना हुआ है। कलिंग शैली में ये लिंगराज मंदिर बना हुआ है। उड़ीसा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में प्रमुख मंदिर हैं, एक तो आपको याद रखना है जगन्नाथपुरी मंदिर। कौन सा? जगन्नाथपुरी मंदिर।
उसके बाद आपको याद रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तीसरा आपको याद रखना है लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर। तो ये कुछ मंदिर हैं जो कि उड़ीसा के हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए है? भगवान सूर्य के लिए है। लिंगराज मंदिर जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है तो ये भगवान शिव का मंदिर होगा। और जगन्नाथ मंदिर किसका है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। अगर हम बात करें कि कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है तो वो होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस किससे होता है? तो हेपेटाइटिस होता है प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से और वायरस के कारण हेपेटाइटिस जो है ना रोग होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया कैसा रोग है? मलेरिया जो है ना वो प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, ठीक है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। उसके बाद ये मलेरिया जो है ना किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया है ना जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो देखिए अगर बात की जाए धुसका के बारे में तो ये झारखंड का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, अच्छे से देखा होगा। मैंने उनके साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको तो आपको मतलब एकदम याद रखने ही हैं, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको इनका महत्व समझ में आ जाएगा। चलिए और वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।